हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस.के. Hussain, हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain, केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका By स्वागत है एस.के. हुसैन सर। आज हम लोग जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें जैसा मैंने बताया था कि जो टॉपिक आगे से टैली करती है उसको पूरा कंपटीशन तक ले जाते हैं। जो टैली नहीं करेगी तो ये चैप्टर खत्म के बाद फिर 10 के फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला वीडियो डालेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो टॉपिक टैली किया था वो था आइसोमेरिज्म, समावयवता किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो वही चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन तो था उसके यौगिक का, उसमें पहला वीडियो था और दूसरा वीडियो हुआ था आईयूपीएसी ने, और तीसरा का हुआ था यही आइसोमेरिज्म का। तो इसी आइसोमेरिज्म का एक पार्ट छूट गया था, इसको आज पूरा कर देते हैं, एक बात और उसको बता देते हैं। और इसके बाद जो होगा उसी चैप्टर का हाइड्रोकार्बन है, और फिर एक दिन साबुन और मार्जन, सोप एंड डिटर्जेंट होगा। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, तब फिर आगे फिजिक्स में जाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो टॉपिक था उसमें जो पॉइंट आया था आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का हमने टाइप पढ़ लिया था। दो टाइप था, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्पेशियल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में क्या है हमने बता दिया था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है ये भी बता दिया था, स्पेशियल स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है वो भी बता दिया था। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल का चार टाइप था, चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, ये भी बता दिया था। उसके बाद स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो था दो टाइप, कन्फॉर्मेशनल या रोटेशनल आइसोमेरिज्म, ये भी बता दिया था। और अब जो स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा टाइप था कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, यही बचा हुआ था। और इसी का ये दोनों टाइप पढ़ के ये खत्म हो जाएगा। तो इसको अब गौर से देखिए कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा उसके यौगिक का जो चैप्टर में टॉपिक था आइसोमेरिज्म। तो उस आइसोमेरिज्म को पढ़ते हुए हम यहां तक पहुंच गए थे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो पहले जान लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या है, फिर अभी पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो खत्म होगा। तो अभी हम देखते हैं पहले कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखिए, द टू स्पेस आइसोमर्स शोन बाय टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। इसमें भी दो स्पेस आइसोमर्स होगा, मतलब 2D या 3D के फॉर्म वाला जो होगा। इसमें भी दो स्पेस 2D या 3D वाला आइसोमर्स होगा, शोन बाय टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, और उसको दिखलाने का उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। कैसे होगा अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। सच दैट फ्री रोटेशन इज इनेबल टू कन्वर्ट देम। लेकिन इसके पहले हमने जो पढ़ा था स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है, उसका जो टाइप था कन्फॉर्मेशनल या रोटेशनल आइसोमेरिज्म। तो उसमें हम जान रहे थे कि स्ट्रक्चर में बॉन्ड फ्री रोटेशन होता था, और इसमें फ्री रोटेशन नहीं होगा। बस यही दोनों टाइप था जो स्पेस या स्टीरियो का, क्या है बता दिए थे। तो एक जो है कन्फॉर्मेशन या रोटेशनल आइसोमेरिज्म, उसमें रोटेशन हो रहा था, और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में रोटेशन नहीं होगा। मेन दोनों में यही डिफरेंस है। Arising due to rigidity of bond, तो ये रोटेशन क्यों नहीं होता है? तो बॉन्ड के रिजिडिटी के कारण रोटेशन नहीं होता है, या साइमेट्री एस्पेक्ट, साइमेट्री के कारण रोटेशन नहीं होता है, या उसको शॉर्ट में हम कहें caused by difference of their configuration, या सीधा सीधी कहें कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में जो बदलाव होगा, कॉन्फ़िगरेशन जो अलग अलग लिखेंगे, तो ऐसी घटना को कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। और बना हुआ जो स्ट्रक्चर सब होगा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का, जो फ्री रोटेट नहीं कर सकता है, दो कारण से ना, रिजिडिटी ऑफ बॉन्ड के कारण और साइमेट्री के कारण। तो इसीलिए हम उस सब स्ट्रक्चर को इसी का आइसोमर कहेंगे। तो इसमें है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, तो उसको कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहेंगे।
ठीक है, तो ये था कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। लेकिन कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में जो दो कारण हमने बताया है, एक रिजिडिटी ऑफ बॉन्ड के कारण और एक सिमेट्री के कारण। तो देखिए जैसे ये है, दोनों COOH एक तरफ, ये कार्बन डबल बॉन्ड में, और दोनों H एक तरफ, ये हो गया मैलिक एसिड जो सेल में पाया जाता है, बताए थे। इसका मेल्टिंग पॉइंट है -130 डिग्री C। अब इसी को देखिए, इसका ये फ्री रोटेट नहीं किया है, इसकी ज्योमेट्री चेंज की है बस। तो ज्योमेट्री जो चेंज की है, तो इसमें यही हुआ है, COOH यहाँ और ये H उधर, ताकि अभी जो इस दोनों का एक जैसा का जो एंगल रहे, अब वो ऐसे ऐसे में चेंज हो जाए, उसका ज्योमेट्री अब इसमें चेंज हो गया। ये बन गया फ्यूमेरिक एसिड, इसका है मेल्टिंग पॉइंट -287 डिग्री C। उसी तरह से देखिए, इसमें हम देख रहे हैं CH3OH C है बीच में, और COOH, इसमें उसी तरह CH3CH तो है। अब ये OH इधर आ गया और यहाँ का COOH यहाँ आ गया। इस तरह से इसमें दो कारण था, इसको दो एग्जांपल दिया इसको बदला हुआ देखने के लिए, और दो कारण था बॉन्ड को फ्री रोटेट नहीं होने का, रिजिडिटी ऑफ बॉन्ड और सिमेट्री एस्पेक्ट। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है, ये होता है फिर दो टाइप का। तो दोनों टाइप को देखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जिसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। caused by the difference of geometry across the rigid bond system। देखिए ये तो उसी का टाइप है, तो बात वही होगी कि रिजिड बॉन्ड सिस्टम में अगर स्ट्रक्चर की, किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री में बदलाव आ जाए, ज्योमेट्री चेंज हो जाए, तो यही कहलाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्री चेंज होगा, तो देखिए एंजेलिक एसिड में COOH एक तरफ, और इधर में CH3 और H। अब ये बन गया टिकलिक एसिड। तो टिकलिक एसिड में देखिए, अब COOH CH3 तो एक ही तरफ है, और H देखिए, H ऊपर गया और COOH नीचे आया। रोटेट तो नहीं किया है बॉन्ड, फ्री रोटेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री चेंज हो गया, इसका नाम भी चेंज हो गया, सिर्फ इसमें ज्योमेट्री में इसका डिफरेंस आया है बस। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है, ये फिर होता है तीन टाइप का। एक है सिस और ट्रांस, दूसरा है इजेड कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा है सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इसमें हम पहला देखते हैं सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो पहले देखिए सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखिए सिस में क्या होगा, आइडेंटिकल ग्रुप आर प्लेस्ड इन द सेम साइड। जब एक जैसा ग्रुप एक साइड में रहेगा ना, तो कहलाएगा सिस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे देखिए, ये दोनों CH3 एक जैसा एक साइड है, ये दोनों H एक जैसा एक साइड है, तो ये कहला गया सिस कॉन्फ़िगरेशन। इसका नाम होगा सिस टू ब्यूटीन, ठीक है। और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, आइडेंटिकल ग्रुप जो है एक साइड नहीं होगा, कि अपोजिट साइड पर होगा, तो कहलाएगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे देखिए CH3 ऐसे ऐसे, H ऐसे ऐसे, ये हो गया ट्रांस टू ब्यूटीन, तो ये हो गया ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि इजेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब दूसरा टाइप देखिए, इजेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ग्रुप्स अटैच्ड विथ टू रिजिड आइटम्स आर नॉट आइडेंटिकल। देखिए इसमें दो रिजिड आइटम, या रिजिड की तो बात होगी, कहीं फ्री रोटेशन उसमें होता नहीं है। तो जैसे कि नाम सुनिएगा कॉन्फ़िगरेशनल या ज्योमेट्रिकल का, तो उसमें यही बात समझ में आएगी कि वो फ्री रोटेशन नहीं करेगा, इसलिए लिखते हैं रिजिड। तो उसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा दो रिजिड आइटम पर, वो दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे, एग्जांपल में देखिए, जैसे ये देखिए और ये देखिए, ऐसा पहले होता था कि दो इधर या इधर एक तरह का होगा, डायगोनली ऐसे ऐसे एक तरह का होगा। इसमें ऐसा होगा नहीं, इसमें बनना है इजेड में कि अलग अलग सब होगा, एक जैसा किसी साइड में भी नहीं होगा। तो जैसे इसमें देखिए H है, Br है, Cl है, C2H5 है। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें तो दो कार्बन है तब ना, क्योंकि रोटेशन और नहीं रोटेशन होने वाली बात है। लेकिन कभी अगर एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, अगर कार्बन की चारों वैलेंसी 4 अलग अलग एटम या ग्रुप से पूरी होती है, तो उस कार्बन को कहा जाता है काइरल कार्बन। वैसे हम आगे तो बता दिए हैं।
लेकिन अभी हम उसको देखना है, इसमें 2 कार्बन है। देखिए इसमें चारों अलग अलग है, H है, Cl है, Br है, C2H5 है, अलग अलग चारों है। इस चारों में हम देखेंगे कोई 2 चुनेंगे ऐसा जिसका वेट ज्यादा है। तो देखिए 2-2 करके देखिए किसका किसका वेट ज्यादा होगा, 2 देखना है। एक तो H का सबसे हल्का होगा, उसको छोड़ दिया। अब ये 3 लग रहा है एक जैसा, तो इसमें देखिए Br ब्रोमीन एटॉमिक नंबर उसका 35 होता है, तो 35 गुना 70 उससे ज्यादा हो जाएगा। क्लोरीन 17 होता है, 17 गुना 34 35 होता है। और इसमें देखिए C2 है, लेकिन है तो कार्बन, तो कार्बन का 6 गुना 12 ही होता है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों से ज्यादा भारी हुआ ये दोनों, तो इसमें जिसका वेट ज्यादा उसी को चुना जाता है। तो वेट ज्यादा वाला इधर और उधर है, मतलब डायगोनली है। और जिसका वेट ज्यादा होता है उसको कहा जाता है प्रायर ग्रुप। तो प्रायर ग्रुप इसमें है डायगोनली, और अगर प्रायर ग्रुप ज्यादा वेट वाला डायगोनली रहे उसको कहा जाता है ई कॉन्फ़िगरेशन। और अगर प्रायर ग्रुप ज्यादा वेट वाला डायगोनली नहीं रह करके एक साइड पर रहे तो उसको कहते हैं जेड कॉन्फ़िगरेशन। देखिए वही है, अगर इसको एक साइड पर कर दिया है तो दोनों वेट वाला एक साइड आ गया है, तो यही हो गया है जेड कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसमें लिखा है इन विच प्रायर ग्रुप ऑफ ईच एटम आर प्लेस्ड डायगोनली, जिसमें दोनों रिजिड कार्बन एटम के पास जो ग्रुप या एटम जुड़ा हुआ है आर प्लेस्ड डायगोनली, अगर डायगोनली रहेगा तो उसको हम ई कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। लेकिन जब सेम साइड पर रहेगा तो उसको हम जेड कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो अब देखिए इसमें तो था कि छोटा था, मालूम था, सिंपल था, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन भारी है कि कौन प्रायर ग्रुप कौन हुआ। तो ऐसा ऐसा कहीं पर दिक्कत आ सकती है। तो किस सीक्वेंस में हम चेक करेंगे कौन ज्यादा वेट है कौन प्रायर है, उसको जानने के लिए एक सीक्वेंस रूल दिया गया था कैन, क्रीलॉन्ग और इनगोल्ड के द्वारा। तो ये 3 साइंटिस्ट मिलकर के यही बतलाए थे कि यही पता करना है कि कौन प्रायर ग्रुप है, मतलब कौन वेटेड है, 2 एक साइड है या डायगोनली है। तो इसमें आसान नहीं रहेगा, कॉम्प्लेक्स वाले में दिक्कत होगी। तो जैसे देखिए इन्होंने बतलाया था किस किस तरह से करके हम पता करेंगे कि डायगोनली है या एक तरफ है प्रायर ग्रुप वेट वाला, जिसके कारण हमको ई या जेड कौन कॉन्फ़िगरेशन ये पता चल जाएगा। तो जैसे रूल 1 दिए थे, रूल 1 क्या है, प्रायोरिटी इज सेटल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। पहला जो हमने बतलाया है कि एटॉमिक वेट के आधार पर हम पता करेंगे कि प्रायर ग्रुप कौन है, वेट के हिसाब से देखेंगे प्रायर ग्रुप एक तरफ है या डायगोनली है। जैसे Br और H में देखिए Br और H में Br था भारी, उसी तरह OH और CH3 अगर रहेगा, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो BrH था, ClC था, दोनों में एक ही बात था ClC, HBr, इस तरह से पहला पता तो हो गया वेट के हिसाब से। लेकिन उसी वेट के हिसाब से पता करना है अगर ये तो था एक, ये Cl पूरा तो एक ही हुआ ना, Br पूरा एक ही हुआ, इसमें था एक से ज्यादा 2 था। तो इसी तरह अगर ये रहे तो इसमें कैसे पता करेंगे, इसमें भी देखिए शुरू का देखा जाता है, O है शुरू में, इसमें शुरू में C है, तो O भारी या C भारी, ऑक्सीजन 8 वो भारी होगा, C 6 हल्का होगा, इसलिए भारी हुआ हो, इसलिए हमने घुमा दिया है उधर, मतलब प्रायर ग्रुप कौन बन गया, OH। देखिए बड़ा का निशान इधर दे दिया है, इसमें बड़ा का निशान इधर होगा, कहा कि H हल्का होता है, Br भारी, जो भारी होगा वही प्रायर ग्रुप होगा। आप सिर्फ देखना है कि डायगोनली एक साथ है, तो उसी हिसाब से उसका नाम ई कॉन्फ़िगरेशन या जेड कॉन्फ़िगरेशन पड़ेगा। कितना आसान है। दूसरा रूल देखिए, इफ फर्स्ट एटम आर सेम देन सेकंड इज कंसीडर्ड। अगर ऐसा हो कि कहीं कहीं फर्स्ट एटम दोनों का एक जैसा हो जाए, तब सेकंड एटम को फिर हम देखेंगे कि पहला अगर एक जैसा है, एक बराबर भारी है, तो सेकंड एटम में देखेंगे अब सेकंड वाले में कौन भारी है। देखिए इसको नहीं समझिएगा कि एक के बाद है दोनों, Cl है, नहीं समझ नहीं देखना है इसमें कि ये C और ये C, नहीं ये C है लेकिन ये Cl है, ये C ये Cl है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कहीं भी फर्स्ट एटम सेम हो जाए तो सेकंड एटम को फिर हम देखेंगे कि कौन भारी है। जैसे देखिए इसमें हमने लिखा है इसको Z कॉन्फ़िगरेशन, इसमें लिखा है सूर्य कॉन्फ़िगरेशन, कहा इसने एक तरफ कर दिया है, इसका डायगोनली कर दिया है, कारण इसमें जानेंगे। देखिए C इसका भी मिल रहा है, C इसमें
ऐसे ऐसे देखिए सी इसमें भी मिल रहा है, सी इसमें भी मिल रहा है, लेकिन सेकंड एटम एन है भारी, एच है हल्का। यहाँ देखिए सी सी तो मिल गया, लेकिन एच है हल्का और दूसरा इसमें वो ना है, वो है भारी। इससे ये भारी, इससे ये भारी, दोनों एक तरफ, तो जेड कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें देखिए NH NH दोनों में मिल गया, बल्कि इसमें पहला भी मिल गया, दूसरा भी मिल गया। अब तीसरा क्या है, सी, ये है Br, ये भारी, इसको घेर दीजिए, ये पराया ग्रुप है। और इस दोनों में देखिए NN मिल गया, यहाँ H है, यहाँ O है, तो ये भारी, ऐसे ऐसे हो गया डायगोनली, तो ये हो गया ई कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से इसका रूल 3 देखिए, COOH CHO, इसमें कौन होगा, ये रहेगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसमें कौन होगा। तो इसमें इसको देखने का देखिए तरीका क्या है, COOH को हम ऐसे लिख सकते हैं COOH, हो गया ना COOH। तो देखिए C जितने बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा ना उसको अलग अलग हम लिखेंगे। C है तो 2 बॉन्ड के साथ है ना, वो C एक बॉन्ड के साथ हो, फिर एक बॉन्ड के साथ हो, तो C एक बॉन्ड के साथ हो और फिर एक और बॉन्ड के साथ हो, एक बॉन्ड के साथ पूरा OH है। देखिए इसमें देखिए इसको CHO को लिख सकते हैं CHO। तो C एक बार O के साथ, फिर एक बार O के साथ, 2 बॉन्ड है, एक बार O के साथ, फिर O के साथ एक बार सिर्फ H के साथ। तो देखिए इसमें O मिल गया, इसमें H है, इसमें फिर O हो गया ना पहला, तो इसलिए ये भारी हो गया। देखिए O तो दोनों मिल गया, H और OH में, तो OH भारी होगा, उधर प्रायोरिटी घूम गई इधर है। उस तरह इसमें भी देखिए वही बात है, C ट्रिपल बॉन्ड है CH, तो CH जो होगा C के साथ 3 बॉन्ड है, मतलब 3 बार होगा। इसमें देखिए C जो है 2 बार होगा CH2 के साथ और 1 बार होगा ये वाला H के साथ। तो देखिए सब इसमें क्या है, C तो मिल रहा है, इसमें खाली H है, इसमें फिर C ज्यादा है, उधर घूम गया, उसका वेट ज्यादा हो जाएगा। रूल नंबर 4। उसी तरह से अगर DL कॉन्फ़िगरेशन होगा, पहले पढ़ा था ना D लैक्टिक एसिड और L लैक्टिक एसिड, तो D और L कॉन्फ़िगरेशन होगा तो D वाला को प्रायोरिटी देंगे। देखिए CH3OH, ये जुड़ा रहेगा कार्बन से। हम सब पूरा फिगर इसलिए नहीं बनाएंगे, खाली पता चल जाए कौन भारी है, तो अपने घर लीजिएगा ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, बाद में DL पता चल जाएगा। उसी तरह से इसमें देख रहे हैं कि D और L, ये एक D था और एक L था, एक L कॉन्फ़िगरेशन। तो DL में जो है जहां भी नजर आए तो D वाला प्रायर ग्रुप होता है। उसी तरह से RS कहीं नजर आए तो R वाला प्रायर ग्रुप होता है। उसी तरह से ट्रांस और सिस कहीं नजर आ जाए तो ट्रांस वाला प्रायर ग्रुप होता है। ठीक है, ये था इज कॉन्फ़िगरेशन ज्योमेट्रिकल का दूसरा। पहला क्या था, सिस ट्रांस, दूसरा क्या है इजेड, अब तीसरा इसका ज्योमेट्रिकल का लास्ट बच गया है। तो ये ज्योमेट्रिकल अभी खत्म होगा, फिर ज्योमेट्रिकल की कुछ बात बता करके फिर हम ऑप्टिकल शुरू करेंगे। तो देखिए C90 ज्योमेट्रिकल का तीसरा वाला, when the geometrical isomers bear lone pair of electron, वैसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसमें जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसी को हम सिन या एंटी कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। देखिए ये है और ये है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया सिन एसिटो ऑक्साइन। इसी को अब हम क्या करें, H को नीचे कर दें, CH3 को ऊपर कर दें, लोन पेयर तो है ही है, ये हो गया एंटी एसिटो एक्साइन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल का सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, इजेड कॉन्फ़िगरेशन, सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन ये खत्म हो गया। चलिए अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बड़ा से बड़ा कंपाउंड होगा तो उसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, मतलब कितने टाइप से उसको लिख सकते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो सकता है, उसको ये बता देते हैं। बस ऑप्टिकल लास्ट रहेगा, पढ़ा के 2 बार और बता के ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का प्रॉपर्टीज में पहला देख रहे हैं कि सिस आइसोमर्स आर पोलर व्हाइल ट्रांस आर नॉन पोलर। जो भी सिस आइसोमर्स होगा, बच्चा सिस और ट्रांस, तो जो सिस आइसोमर्स होगा वो पोलर होगा, लेकिन ट्रांस वाला जो होगा वो नॉन पोलर होगा। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आर हायर देन इट्स ट्रांस फॉर्म। सिस वाला जो होगा आइसोमर, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन ट्रांस वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा।
लेकिन ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और सिस वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। सिस आइसोमर्स जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और ट्रांस आइसोमर जो होगा वो कम रिएक्टिव होगा। ट्रांस फॉर्म जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा और सिस फॉर्म कम स्टेबल होगा। ट्रांस फॉर्म जो होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और सिस फॉर्म जो होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखला सकता है। ये सब था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टीज। अब देखिए कि किसी कंपाउंड का इसका शॉर्ट वाला वीडियो में हमने बताया था कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर ऑफ आइसोमर मतलब उसको कितना तरीके से लिख सकते हैं, हम कैसे निकालेंगे। तो अभी तो इसमें हम पढ़ रहे हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं तो इसमें समझने में मदद मिलेगा। अभी तो हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैट होगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कितना तरीके से उसको हम लिख सकते हैं। तो उसका फार्मूला देखिए, उसको हम तीन तरीके से उसका फार्मूला है। जैसे मान लीजिए कि ये तीनों कंपाउंड है, तो उसमें पहला देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका कितना नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, इसका कैट आइसोमर बन सकता है। तो इसका आइसोमर कितना होगा उसी को हमको समझना है। इसको कितना तरीके से हम लिख सकते हैं इसी को समझना है। When two ends of polyene are not same, देखिए अगर कंपाउंड ऐसा रहे कि जिसका दोनों एंड नहीं मिले, इधर है C2H5 इधर है CH3, तो अगर दोनों एंड उसका नहीं मिलता है तब सीधा सीधे एक फार्मूला लगा दीजिएगा 2 का पावर n बस। तो 2 का पावर n कहां से लाइएगा, n देखिएगा कि कितना इसमें डबल बॉन्ड है, बस वही होगा। तो डबल बॉन्ड इसमें 2 है, n का मान 2 हो गया। फार्मूला 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 2 निकल 2 तो डबल बॉन्ड है, 2 का पावर 2 मतलब 4। तो इसको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4 बन सकता है। ये देखिए अगर ऐसा रहे कि दोनों का एंड सेम रहे, देखिए सेम एंड है, लेकिन n का जो वैल्यू है मतलब डबल बॉन्ड 2 रहे 4 रहे 6 मतलब इवन नंबर निकले, n का मान 2 निकला है, इवन निकला है। अगर ऐसा रहे तो उसका फार्मूला ये होगा। तो देखिए 2 का पावर n का वैल्यू 2 निकला है, तो 2 - 1 प्लस 2 का पावर 2/2 - 1, तो 2 का पावर 2 में से 1 गया तो 1 तो 2 ही होगा, और 2/2 1 में से 1 गया तो 0, तो 2 के 2 और किसी चीज का पावर 0 बराबर 1, तो 2 और 1 3, मतलब इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। इसका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 होगा। इसमें देखते हैं, इसमें भी है कि अगर दोनों छोर उसका एंड जो है सेम हो लेकिन n का वैल्यू इसमें ऑड आ जाए, 1 2 3 ऑड आ गया, तो उसके लिए फार्मूला ये है 2 का पावर n - 1 प्लस 2 का पावर n प्लस 1/2 - 1। ऐसे में था 2 का पावर n - 1 प्लस 2 का पावर n/2 - 1। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, n का वैल्यू 3, तो 2 का पावर 3 - 1, तो 2 का पावर 2, और यहाँ 2 का पावर 3 प्लस 1 4/2 मतलब कि 2 और 2 में से 1 गया तो 1, तो 2 का पावर 4 2 का पावर 1/2 ही होगा, 4 और 2 6, मतलब इसको हम 6 तरीका से लिख सकते हैं। इसका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 6 होगा। इस तरह से करके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी खत्म हो गया। अब हम लास्ट देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखिए 2 स्पेस आइसोमर्स, ये सब रहेगा स्पेस आइसोमर्स 2D और 3D वाला, जितना भी आइसोमर्स बनेगा पैरेंट का देखेंगे इसमें क्या है, कैसे बनता है। शोन बाय 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से दिखाएंगे सच दैट फ्री रोटेशन इज अनेबल। इसमें भी फ्री रोटेशन नहीं होगा। देखिए टाइप तो पढ़ना है उसी का, कॉन्फ़िगरेशनल का है, तो इसमें भी फ्री रोटेशन नहीं होगा। इसको शॉर्ट में कहें तो लिख देंगे काउज्ड बाय डिफरेंस ऑफ देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये जो क्यों होता है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में अगर डिफरेंस रहेगा, जितना तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखलाएगा, जितना तरीके से लाइट के पड़ने के बाद उसका इमेज बनेगा, उसकी परछाई जिस तरह से बनेगी, तो उस सब का सब कहलाएगा एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसी घटना कहलाएगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस बात को 1815 में फ्रांस के साइंटिस्ट जेबी बियाट ने
बताया था, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए इसमें कैसे, जो डिफिनेशन देखें उसका एग्जांपल देखें उससे ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब डी और एल क्या है, इसको हम इसके टाइप में देखेंगे, लेकिन समझिए कि यही दोनों इसका एग्जांपल है। देखिए जब आईना में देखिएगा तो ये तो ऊपर नीचे का सेम रहेगा, ये एच इधर जो है वो इधर नहीं लगे इधर लगेगा, अब वो जो इधर है इधर नहीं लग के उधर लगने लगेगा। तो देखिए ऐसा ही ना लगेगा आईना में, तो वही बात है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। देखिए आइसोमर्स हैविंग आइडेंटिकल आईयूपीएसी नेम, देखिए इधर से उधर चला जाए तो इसका आईयूपीएसी नाम नहीं बदलता है, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। किसी किसी में आईयूपीएसी नाम शुरू में बदला था, उसका प्रॉपर्टीज भी बदल गया था, लेकिन इसमें आईयूपीएसी नाम नहीं बदलेगा, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा, ये तो हमेशा ही रहेगा। आइसोमेरिज्म की ये बात है। अराइज आउट ड्यू टू आइसोमेट्रिक नेचर ऑफ कंपाउंड, देखिए ये उसी में होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसमें एसाइमेट्रिक नेचर का कार्बन रहे। देखिए साइमेट्रिक मतलब किसी भी साइड से काटिए तो बराबर कटे, तो साइमेट्रिक हो गया। तो साइमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ये साइमेट्रिक होना चाहिए। तो वैसे नेचर का जो कार्बन का बॉन्ड होगा उसी में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा जाएगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, इसमें जो इमेज बनेगा वो इमेज को सोचिएगा कि उस पर फिर रख दें तो रखाएगा नहीं, कारण इमेज जो होता है हमेशा ओरिजिनल का उल्टा लगता है, तो उन दोनों कभी एक जैसा एक पर रखा ही नहीं सकता है। देखिए इसमें कंडीशन, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखलाएगा, उसका कंडीशन देखिए पहले। जैसे ये है बीच में मिरर है और ये है, तो उसमें कायरल कार्बन होना ही चाहिए। अभी जो हम थोड़ा पहले बताते थे कि कायरल कार्बन किसको कहेंगे, कार्बन की चारों वैलेंसी चार अलग अलग ग्रुप या एलिमेंट से या कंपाउंड से पूरी की गई है, तो वैसे कार्बन को कायरल कार्बन कहेंगे। तो देखिए कायरल कार्बन है ना, इसमें कार्बन है चार अलग अलग चीज है, इसमें कायरल कार्बन होगा। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल कहलाया। तो कायरल मॉलिक्यूल में जिसमें कायरल कार्बन रहे उसी में कंडीशन है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। लेकिन 1964 में वही तीनों साइंटिस्ट जो थे हमारे कैन, इनगोल्ड और पिरिलॉग, इन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि कायरलिटी इज नॉट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, कि कायरल कार्बन होना उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखलाना ये जरूरी और सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इट इज आइसोमेट्रिक नेचर, रियलिटी इसमें एसाइमेट्रिक नेचर की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाई पड़ता है। मतलब एसाइमेट्री होना बहुत जरूरी है और कायरल होना सिर्फ एक कंडीशन है, बस एक कंडीशन है, लेकिन एसाइमेट्री होना बहुत जरूरी है। ये बात 1964 में सीआईपी इन्होंने बताया। मतलब कि साइमेट्री का कोई भी टाइप नहीं होना चाहिए, साइमेट्री नहीं होना चाहिए, तब ये उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखलाई पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं पड़ेगा। अब है कि डिसिग्नेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होगा, ये कैसे किस टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्शन। ऑप्टिकल एक्शन के आधार पर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम डिजाइन करेंगे तीन तरीके से। एक डीएल कॉन्फ़िगरेशन, एक आरएस कॉन्फ़िगरेशन, एक लिथियो या थीरियो कॉन्फ़िगरेशन। ये तीनों देखेंगे ऑप्टिकल में, जिस तरह से हमने पीछे देखा था ज्योमेट्रिकल में तीनों, उसी तरह इसमें देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, मतलब कि डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या होता है। डी फॉर्म जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में, मतलब कि घड़ी के चलने की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ देता है। जबकि लीवो रोटेटरी एल फॉर्म जो होता है वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन यानी कि घड़ी के चलने के उल्टे दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ देता है।
यही हो गया डी फॉर्म और एल फॉर्म। अब देखिए जो पहला इसका टाइप है डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखिए इसमें हमने बना दिया है ये स्ट्रक्चर टार्टरिक एसिड का। अब इसी का जो दूसरा स्ट्रक्चर बना है ये है। तो इसमें देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 इसमें होगा कार्बन नंबर 1 2 3 4 ऐसे होगा। तब देखिए 2D3L टार्टरिक एसिड 2D3D टार्टरिक एसिड मेरे साथ 2D और 3D कहाँ है और 2D और 3L ये टार्टरिक एसिड को हम इस तरह से कैसे लिखा देखिए 2 के साथ हमने D लिया है और 3 के साथ L दिया है। अब देखिए किस डायरेक्शन में घड़ी के चलने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो 2D है ना हाइड्रोजन उधर है तो 2D इसमें हाइड्रोजन इधर है तो 3L इसमें दोनों एक ही तरफ है ना तो 2D और 3D इसलिए लिखे हैं टार्टरिक एसिड। इस तरह से करके हम अलग अलग लिख सकते थे। उसी तरह से है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी बता रहे थे तो उस टाइम बताया था कि आरएस या डीएल से क्या होता है, तो अब ये सब समझ में आएगा। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन या इसको कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखिए ये है आर कॉन्फ़िगरेशन, ये एस कॉन्फ़िगरेशन, ये 2R और 3R कॉन्फ़िगरेशन यानी कि टार्टरिक एसिड। तो कैसे है देखिए जैसे ये है पहले दोनों को देखा जाए। इसमें देखते हैं कि उसी तरह से प्रायर ग्रुप पोलैरिटी कौन है जो सबसे भारी वेटेड होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है तो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पकड़ेंगे। अब इसके बाद इधर चलेंगे या इधर ये देखना है। तो देखिए इधर में C के बाद H है, यहाँ C के बाद O है, इधर चलेंगे ऐसे जाएंगे, ऐसे जाना हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ऐसे चलना आर कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें चलिए इसमें तो अब ऐसे चले उल्टा एस कॉन्फ़िगरेशन। बस यही किधर से किधर चलना है, लाइट किधर से किधर मोड़ी जाएगी उसी के हिसाब से बना आर एस का। इसमें देखिए इसमें 2R और 3R, 2 जो है ये चलेगा 2 और 3। देखिए ये दोनों जो है इसमें अलग अलग था ना R और S, इसमें एक ही में बना दिया गया है। तो ये इसलिए 2VR 3VR है टार्टरिक एसिड। और इसी का लास्ट है इरिथ्रो या थ्रीडियो कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, आइडेंटिकल ग्रुप आर एट द सेम साइड। जब एक जैसा ग्रुप एक साइड में रहेगा तो उसको कहेंगे इरिथ्रो, और जब एक जैसा ग्रुप अपोजिट साइड में रहेगा तो उसको कहेंगे थ्रीडियो कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यह है इरिथ्रो, यह है थ्रीडियो फॉर्म। देखिए एक साइड में है एक जैसा इरिथ्रो फॉर्म, ऐसे ऐसे है एक जैसा, तो ये हो गया थ्रीडियो फॉर्म। इस तरह से करके ऑप्टिकल आइसोमर्स भी खत्म हो गया। तो अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स का ही ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन। ऑप्टिकल आइसोमर्स का ही दो टाइप हम और देख रहे हैं, लेकिन ये किस बेसिस पे है, एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन के बेसिस पे। मतलब कि रोटेशन कितना हो रहा है और कितने एंगल से हो रहा है, तो उसके आधार पर ऑप्टिकल आइसोमर्स का फिर हम देखते हैं दो टाइप्स है, इनैंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। उसमें देखेंगे कि जब लाइट पड़ेगा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो मोड़ा जाता है तो रोटेट जो होगा मोड़ा जाएगा लाइट को, उसका जो स्ट्रक्चर रोटेट करेगा या लाइट को मोड़ेगा तो उसका रोटेशन का कितना एंगल और कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले फिर देखते हैं कि एनैंशियोमर्स क्या होता है। टू फॉर्म्स ऑफ एन ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ऑप्टिकल ही पढ़ ही रहे हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का ही ऐसा दोनों आइसोमर्स हो, ऐसा फॉर्म हो which are non superimposable mirror image of one another, जो एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो।
मतलब दोनों एक दूसरे को वैसे रख सकने वाला नहीं बने, वैसा स्ट्रक्चर जो एक दूसरे को रखा सके वैसा नहीं बने। और रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कर देता हूँ, मोड़ देता हूँ, तो इसी को हम कहेंगे इनैंशियोमर्स। जैसे देखिए यहाँ एम को अगर हम देखते हैं मिरर में तो एम जैसा ही देखने में लगेगा, लेकिन एन को देखिएगा तो एन देखने में उल्टा लगने लगेगा मिरर में। तो ये एम जो हुआ ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुआ, मतलब एम इस एम पर रखा सकता है, लेकिन एन को देखिएगा कि एन पर रखा जाए तो नहीं रखाएगा, इसलिए एन जो होता है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। उसी तरह से हम जानते हैं कि आर और एस कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पीछे पढ़ा था, तो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन भी एक दूसरे का इनैंशियोमर्स हुआ करता है। और है दे फॉर्म क्रिस्टल ऑफ सेम टाइप्स। ये जो इनैंशियोमर्स होता है वो क्रिस्टल जो बनाता है वो सेम टाइप्स का ही क्रिस्टल बनाता है, और इनैंशियोमर्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम हुआ करता है। इसलिए सेम होगा कि चीज तो वही रहता है, सिर्फ उसमें देखने में ना लग रहा है मिरर में। ठीक है, दूसरा है डायस्टेरियोमर्स। ये क्या होता है? तो टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये भी दो रहेगा आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसलिए कि ऑप्टिकल आइसोमर्स इंपॉर्टेंट है, तो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स में बी एक्टिव और वन ऑफ देम इज इनएक्टिव, या तो एक्टिव हो सकता है दोनों आइसोमर्स, या उसमें से एक इनएक्टिव रहे, एंड नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, और दोनों एक दूसरे पर मिरर इमेज मतलब रखाने वाला जैसा नहीं बन सके, और रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर सके, मोड़ सके, उसी को हम डायस्टेरियोमर्स कहते हैं। जैसे इसमें हम देख रहे हैं इस फिगर में कि ये है 2s3s, ये 2s3r, देखिए एक तो मिल रहा है और एक इसमें नहीं मिलेगा। इसमें जो इमेज बना तो OH-Br है, तो इधर भी OH और Br होना चाहिए, लेकिन देखिए एक बना OH का OH इधर और H उधर का इधर आ गया, लेकिन ये जो E वाला नहीं बना, ये इनएक्टिव ही रह गया। चलिए अब इसमें हम जानते हैं कि रैसमिक मिक्सचर क्या होता है। जब 50% D फॉर्म और 50% L फॉर्म इनैंशियोमर का हम मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, देन रिजल्टेंट मिक्सचर लॉसेस इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर होता है उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। एंड दिस फेनोमेना, और इस तरह की जो घटना होती है इसको हम रैसिमाइजेशन कहते हैं। तो ये इस तरह का मिक्सचर 50% D फॉर्म और 50% L फॉर्म, इस तरह का मिक्सचर कहलाता है रैसमिक मिक्सचर। ठीक है, और इसी में एक और बात जानते हैं मेसोफॉर्म, ये क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स का इनएक्टिव फॉर्म होगा हैविंग एसिमेट्रिक कार्बन एसिमेट्रिक होगा बट नॉट द ऑप्टिकल एक्टिविटी, और इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाया जाएगा। वन हाफ ऑफ मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजेबल ऑफ अनदर हाफ, एक हाफ जो मॉलिक्यूल का होगा वो अनदर हाफ का सुपर इम्पोजेबल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जैसे ये है और ये है, तो देखिए इसमें HH है और OH है, तो यहाँ Br हो गया, और COOH है तो CH3 हो गया। तो ये है मेसो टार्टेरिक एसिड और ये है मेसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, अब स्पेशल ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स स्पेशली दो टाइप का होता है, एनोमर और इपीमर। तो देखिए कि एनोमर क्या होता है? टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, वही आइसोमर्स दोनों रहेगा, ऑप्टिकल ही रहेगा, क्योंकि वही रहेगा ऑप्टिकल आइसोमर का स्पेशल केस, स्पेशल आइसोमर, इसलिए दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा डिफरेंट इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन नंबर 1 ओनली। इसमें होगा क्या कि दोनों स्ट्रक्चर में जो कार्बन नंबर 1 होगा सिर्फ उसी में फर्क आएगा और सीधा सीधा, इसी को कहेंगे हम एनोमर्स। जैसे देखिए इसमें अल्फा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज में क्या हुआ है, देखिए C कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 HOH CH2OH HOH HH OH H OH O। तो देखिए इसमें फर्क जो है कहाँ होगा, फिर इसमें उसी को इस तरह से यहाँ बनाए। तो देखिए यहाँ के कार्बन नंबर 1 यही है ना C1, तो इधर H है इधर OH है, तो अब इधर हो गया OH, इधर OH था उधर H था,
इधर OH था तो इधर हो गया H, इधर S था OH उधर चला गया, और सब पूरा वैसा ही है। तो इसको कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को एनोमर। अब चलिए लास्ट इपीमर्स, ये क्या होता है? टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स ही होगा। डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन नंबर 2 ओनली, इसमें सिर्फ डिफरेंस होगा कार्बन नंबर 2 में, तो उसको कहेंगे हम इपीमर्स। कार्बन नंबर 1 में अंतर हो तो एनोमर। दे आर डायस्टोमर्स आल्सो, और इस तरह का केस डायस्टोमर्स भी कहलाता है। तो देखिए इसमें इसे फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमको डी सॉर्बिटॉल और एल सॉर्बिटॉल मिलता है, उसी को हम लिख करके देख रहे हैं। देखिए यह है फ्रक्टोज, इसका हमने रिडक्शन किया तो इसमें देखिए कार्बन नंबर 2 में चेंजिंग आएगा। कार्बन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 1 है, देखिए 2 नंबर में चेंजिंग आया। पहले CO के साथ था, अब ये CH और OH के साथ हो गया, और सब ऐसा ही है। तो ये हो गया डी सॉर्बिटॉल और एल सॉर्बिटॉल फ्रक्टोज का रिडक्शन करने पर। तो इस तरह इसको कहा हमने इपीमर। देखिए रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये जो पिछला वीडियो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है उसमें वहां पर उसको समझ सकते हैं। अब ये भी हो गया। अब इसका लास्ट पॉइंट बचा म्यूटा रोटेशन, किसको कहते हैं? चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन। जब स्पेसिफिक रोटेशन होता है, अब उस रोटेशन में जो वैल्यू चेंज हो जाए टिल ए कांस्टेंट वैल्यू तक, रोटेशन में, स्पेसिफिक रोटेशन में हम देखते हैं उसका वैल्यू चेंज हो जाता है दो आइसोमर्स में। सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज इन हॉट वाटर, देखिए डी ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन होगा हॉट वाटर में, तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा वो होगा 112 डिग्री। अब तुरंत वो कम होकर के चला आता है 52.5 डिग्री। उसी तरह से कोल्ड वाटर में डी ग्लूकोज सॉल्यूशन जो है उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा 19 डिग्री। अब तुरंत में फिर वो कम होकर के पहुंच जाता है 52.5 डिग्री। इसी को हम म्यूटा रोटेशन कहेंगे, मतलब कि स्पेसिफिक रोटेशन कुछ आना फिर तुरंत में कुछ हो जाना, इसी को हम कहेंगे म्यूटा रोटेशन। ये भी हो गया। अब चलिए हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में जो आइसोमर्स बनेगा तो किसी कंपाउंड का कितना बनेगा, कितने तरीके से उसको हम बना सकते हैं, कितने तरीके से उसको हम लिख सकते हैं, उसका एक ट्रिक मालूम रहेगा। नहीं तो लिख के कब तक देखेंगे कि कितना बन रहा है, तो उसका हम ट्रिक जानते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का। देखिए पहला है कि जैसे ये कंपाउंड है, इसका जो हाफ होगा वो आइडेंटिकल एक जैसा हाफ नहीं होगा। देखिए इधर कैसा है इधर कैसा, आधा आधा देख लीजिए, इधर CH3 है इधर CH5, CH भले मिल रहा है लेकिन ये देख रहा है कि अलग अलग है इसका हाफ। तो अगर ऐसा रहा करे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ्स, माने बंटवारा इसका आइडेंटिकल नहीं रहे, हाफ अलग अलग रहे, तो ऐसा में ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होगा 2 का पावर n। तो देखिए इसमें 2 कार्बन है, 2 का पावर 2 बराबर 4, ये है ना आइडेंटिकल वाला, जो 2 है 2 का पावर 2 बराबर 4 हो गया। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है CHO CHOH CHOH CHO, इसमें हम देख रहे हैं कि इसका ऑप्टिकल आइसोमर इसमें क्या रहेगा कि पूरा एक ही रहेगा, इसमें मतलब आइडेंटिकल हाफ दोनों तरफ एक जैसा, माने पूरा एक ही रहेगा। देखिए टोटल जैसा इधर है इधर 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 वैसा ही है। इसके लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा 2 का पावर n - 1 प्लस 2 का पावर n by 2 - 1। तो इसमें n का वैल्यू हमने देखा कि जो 3 डालिए, 3 - 1 4 है ना, 1 2 3 4, तो 4 में से 1 गया तो 2 का पावर 3 प्लस 4 by 2, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 2 तो 3 बार 8 प्लस 2 10, ये हो गया। और तीसरा ऐसा है कि अगर इस टाइप का रहे, देखिए तीनों कार्बन के बारे में इसमें हम देखें, इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा 2 का पावर n - 1 प्लस 2 का पावर n प्लस 1 by 2 - 1। इसमें भी कीजिए कि हम n का वैल्यू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। देखिए 1 2 3, 3 में से 1 गया तो 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 1 4 by 2, मतलब 2 में से 1 गया 1, तो 2 गुना 4 2, इसका 6 ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। देखिए ये हो गया, यहीं पर आकर के हमारा आइसोमरिज्म खत्म। लेकिन इसमें दो चीज और छोटी छोटी जान लीजिए बस, ये कार्बन एंड इस कंपाउंड का
जो हम 10 का चैप्टर पढ़ा रहे थे, म्यू की भी बात हम आगे तक पढ़ा दिए थे, लेकिन जो नहीं था उसको हम 10 तक ही रखते हैं। तो मेन चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका जो टॉपिक था हमारा, पहला वीडियो था बेसिक, दूसरा था आईयूपीएसी और तीसरा आइसोमेरिज्म। ये खत्म हो गया। इसमें दो बात और बता करके फिर जो अगला चलेगा हम इसी का टॉपिक हाइड्रोकार्बन चलेगा। फिर उसी तरह 2-3 टॉपिक आ रहा है, तब ये खत्म होगा। तब फिर उसके बाद फिजिक्स का जो बतलाए थे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाएंगे, वो चलेगा। तो देखिए इसमें पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण, ये क्या होता है? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होगा, इट अकर्स कंबाइंड टुगेदर, क्या करेगा कि एक साथ कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन होकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेगा। एंड द फॉर्म्ड कंपाउंड इज कॉल्ड, जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे पॉलीमर। अब वही पढ़ के हो गया पॉलीमराइजेशन, ऐसी घटना कहलाएगी। इट अकर्स ओनली इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, लेकिन ये पॉलीमराइजेशन का क्रिया जो होता है, ऐसा केस सिर्फ देखा गया है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले में ही ऐसा होता है। जैसे देख लीजिए ये है एसिटिलीन, एसिटिलीन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, इथिलीन में होता है डबल बॉन्ड, और अल्केन कोई भी रहेगा उसमें तो रहा करेगा सिंगल बॉन्ड। तो इसमें हम देखें कि एसिटिलीन है, इसको हॉट कॉपर के साथ गर्म किया तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6, मतलब C6H6, ये बन गया बेंजीन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें किण्वन, फर्मेंटेशन, ये क्या होता है? एंजाइम द्वारा मंद गति से डिकम्पोज होकर एंजाइम के द्वारा धीरे धीरे टूट करके कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर सिंपल कंपाउंड में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को ही हम किण्वन, फर्मेंटेशन कहते हैं। और इसमें जो कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम फर्मेंट कहते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे या घटा दे, लेकिन खुद रिएक्शन में भाग ना ले। अब दो आदमी को हम लड़वा दें तो हम हो गए कैटलिस्ट, दोनों लड़ गया, या फिर दोनों की लड़ाई को हम कम करा दें या ज्यादा करा दें, लेकिन हम खुद लड़ाई में नहीं रहे, दोनों लड़े या हटे, तो हम कैटलिस्ट हो गए। लड़ने वाला दोनों सबस्ट्रेट हुआ, दोनों जो रिएक्टेंट हुआ, तो हम सिर्फ कैटलिस्ट हुए। जैसे आटा का खट्टा होना, ब्रेड सब जो बनाते हैं उसमें जो CO2 गैस निकलती है ना, तो आटा फूल जाता है। गन्ने के रस से सिरका बनाना, ये प्रोसेस यीस्ट या बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है, और ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इसमें हीट बाहर निकलता है। यीस्ट जो है सबसे अच्छा फर्मेंट होता है, मतलब कैटलिस्ट होता है। इसमें माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, ये सब एंजाइम रहता है इसमें। जैसे देखिए ये चीनी का फार्मूला है C12H511, इसमें वाटर मिला दीजिए, इन्वर्टेज एंजाइम यीस्ट, ये हम कैटलिस्ट लिए हैं फर्मेंट, तो बन गया है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब फिर ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज में जाइमेज एंजाइम लीजिए, वही कैटलिस्ट डालें, तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है ना, जैसे आटा फूल के ऐसे गुलगुला से तैयार होता है। तो इस तरह से करके ये हमारा आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। अब हम अगला चलेंगे हाइड्रोकार्बन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to By Chemistry S.K. Garden. एस.के Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका By स्वागत है। S.K. Hussain sir.